हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं अगला रूल, अपना रूल नंबर 4, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसी को हेडन्स रूल भी बोलते हैं। हेडन एक क्रिकेटर है, मैथ्यू हेडन, उसका रूल है। नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। तो हेडन्स रूल भी बोला जाता है इसको। और ये क्यों? क्योंकि हेडन्स के केस में ये बताया गया था। ठीक है, तो बहुत पुराना केस है। तो आप देखते हैं, लिखा हुआ है 1584। तो देखना है अपने को, केस नहीं देखना है, बट मैं आपको बताऊंगा और दूसरे केसेस जरूर बताऊंगा। इसके और भी नाम है, इसका नाम है पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी इसको बोला जाता है। व्हाट वाज द पर्पस? ठीक है। मिस्चिफ रूल, मिस्चिफ रूल भी बोला जाता है। व्हाट वाज द मिस्चिफ? मिस्चिफ यानी क्या गड़बड़ थी, तो गड़बड़ उसको हम बोलेंगे मिस्चिफ। ये लॉ आने के पहले क्या गड़बड़ थी, तो दैट इज कॉल्ड एज मिस्चिफ। तो ये अपन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आपका रूल है इंटरप्रिटेशन का। इवन ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो ये आपको इवन एग्जांपल देके समझा सके। तो बहुत ही कम, आप पूरा कहीं भी छान मारो, आप आपको गिनती के उंगलियों पे गिन सको, एक हाथ की उंगलियों पे गिन सको, इतने ही लोग मिलेंगे आपको जो आपको ये अच्छे से बता पाएंगे। तो देखते हैं अपन इस रूल का मेन मकसद क्या है, ये रूल क्यों बनाया गया और ये क्या करता है, तो इसका क्या काम है। तो एक एक करके अपन इसको जानते हैं। तो चलिए, तो ये सबसे पहले ये रूल लगेगा कब? सिंपल सी बात है, अगर एक मीनिंग होता है तो आपका लगता है लिटरल कंस्ट्रक्शन, मींस वहां पे ये रूल नहीं लगता। ये रूल कब लगेगा? जब एक से ज्यादा मीनिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ है, ऐसा कोई वर्ड है, ऐसा कोई सेंटेंस है जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकल सकते हैं, तब आप ये वाला रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज वही है, वेयर द लैंग्वेज यूज्ड इन द स्टैट्यूट इज केपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। तो एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है तब। फिर the most firmly established rule for construction is the principle laid down in Haydn's case. ठीक है, the rule which is also known as purposive construction or mischief rule enables the enables consideration of four matters in construing an act. तो जब भी आप कोई एक्ट को कॉन्स्ट्रू कर रहे हैं, आप कोई एक्ट का पूरा तरह से इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको चार चीजें ध्यान में रखना है। क्या क्या चार चीजें? ये बहुत इंपॉर्टेंट चार चीजें हैं, आपको ये लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में। क्या क्या चार चीजें हैं? पहली चीज, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। ये जो कानून जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, ये कानून बनने के पहले आपका कानून क्या था? तो लॉ क्या था? भले एक्ट नहीं रहा होगा, बट क्या लॉ था, क्या माना जाता था, क्या चलता था, तो ये आपको जानना है। ठीक है, तो व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट, ये एक्ट बनने के पहले लॉ क्या था। तो जैसे समझो ये एक्ट बना यहां पे, तो यहां से लॉ बदलेंगे, लेकिन इसके पहले लॉ क्या बोलता था, तो वो आपको जानना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप पूछोगे, व्हाट वाज द लॉ बिफोर द एक्ट, बिफोर मेकिंग द एक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं बाद में समझाऊंगा, बहुत आसानी से आपको ये समझ जाएगा। व्हाट वाज द मिस्चिफ और डिफेक्ट फॉर विच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। क्या डिफेक्ट था, क्या मिस्चिफ था? मिस्चिफ यानी क्या? गड़बड़। तो जब भी मिस्चिफ वर्ड आएगा यानी गड़बड़, क्या गड़बड़ थी, क्या डिफेक्ट था जो पुराने लॉ में नहीं लिखा था। ठीक है, तो क्यों पुराने लॉ में क्या नहीं था? ठीक है, तो पुराने लॉ की बात हो रही, तो इसके पहले जो लॉ था उसमें क्या नहीं था। ठीक है, तो मिस्चिफ, व्हाट वाज द मिस्चिफ और डिफेक्ट फॉर विच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, कानून में नहीं लिखा था। ठीक है, फिर व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज प्रोवाइडेड। अब जो नया एक्ट है, देखो अब जब भी एक्ट वर्ड आ रहा है मींस अपन आगे की बात कर रहे हैं, यहां से एक्ट लागू हुआ और इसके पहले के लिए अपन लॉ वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो देखो क्या बोला गया है, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट, ये एक्ट बनने के पहले कानून क्या चलते थे। फिर व्हाट वाज द मिस्चिफ और डिफेक्ट विच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, ये कानून में क्या नहीं था, क्यों, क्या गड़बड़ थी, तो क्यों हमने ये एक्ट बनाया होगा। तो ये एक्ट बनाया होगा तो कुछ गड़बड़ होगी इसीलिए बनाया होगा। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको सबसे पहली क्लास, पूरा पढ़ाई शुरू होने के सबसे पहले, अगर आप फाउंडेशन से मेरे से पढ़ रहे हैं तो फाउंडेशन में मैंने बताया था एक रीजन होता है कानून बनाने का। अगर आप इंटर से पढ़ रहे हैं तो इंटर में भी पहली क्लास में मैंने बताया था एक रीजन होता है कानून बनाने का। तो क्या रीजन था, क्यों ये एक्ट बनाया गया, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग दिस एक्ट। ठीक है, फिर व्हाट वाज द मिस्चिफ और डिफेक्ट विच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, इस कानून में क्या गड़बड़ थी, क्या डिफेक्ट था, क्या मिस्चिफ था, ये चीज। फिर व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज प्रोवाइडेड, अब ये एक्ट ने क्या उपाय बताया, रेमेडी यानी क्या, उपाय।
ठीक है, तो मिस्चिफ या डिफेक्ट का क्या मतलब है, गड़बड़। ठीक है, तो ये दो तीन चीज लिख के रख लो। मिस्चिफ वैसे लिखने की जरूरत पड़ती नहीं, मिस्चिफ या डिफेक्ट यानी गड़बड़ क्या थी। तो गड़बड़ झाला होता है कभी कभी, गड़बड़ बड़बड़ नहीं, जो आप करते हैं वो नहीं, गड़बड़। ठीक है, तो गड़बड़ अलग होता है, बड़ अलग होता है। तो हाँ, तो मिस्चिफ डिफेक्ट, और दूसरा रेमेडी। रेमेडी का क्या मतलब है, उपाय। ये एग्जाम्पल में नहीं ये एग्जाम में नहीं लिख के आना है आपको, ठीक है, ये समझने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। तो मिस्चिफ यानी क्या गड़बड़ थी। तो देखो फिर से मैं पूरा शुरू से तीनों क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन, क्या कानून था, क्या लॉ था ये एक्ट बनने के पहले। ठीक है, फिर अब देखो मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले ये भी बता दिया हूं, लॉ और एक्ट में भी फर्क होता है। तो लॉ बहुत सारी जगह से आते हैं, हो सकता है कस्टम्स चले आ रहे हैं और कस्टम्स के द्वारा कोई कानून था वो चलता था। ठीक है, तो क्या कानून था ये एक्ट बनने के पहले, फिर क्या गड़बड़ थी पुराने लॉ में, पुराने कानून में, व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज प्रोवाइडेड, अब ये एक्ट में क्या उपाय बताया गया है, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द रेमेडी, तो ये रेमेडी जो बताई गई इसका क्या रीजन है। ये चीजें आप चार क्वेश्चन पूछोगे, यानी क्या ये पुराने लॉ को बदलना चाह रहा था या वैसे ही रहने देना चाह रहा था या क्यों लाया गया था, तो ये लॉ का रीजन क्या है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर द रेमेडी, ये जो इसमें उपाय बताया उसका रीजन क्या है, क्या ये पुराने लॉ को बदलने के लिए लाया गया था या क्या पुराने लॉ को थोड़ा और इम्प्रोवाइज करने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए लाया गया था, तो क्यों लाया गया था ये। तो ये आपको सवाल पूछना है। ठीक है, तो चार क्वेश्चन पूछना है आपको। व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट, इस कानून के आने के पहले तक क्या चलता था। दूसरी चीज, व्हाट वाज द मिसचिफ, व्हाट वाज द डिफेक्ट, क्या गड़बड़ थी पुराने लॉ में। फिर व्हाट द रेमेडी हैज बीन प्रोवाइडेड, तो क्या रेमेडी बताई गई है नए कानून में, एक्ट में, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द रेमेडी। ये चार क्वेश्चन पूछने के बाद आप इसका एक आंसर देंगे, और वो आंसर क्या होगा। तो देखो पहले तो ये कब बता रहे हैं अपन, कब लगा रहे रूल, दो मीनिंग है, तो दो मीनिंग पॉसिबल है तब लगा। तो दो मीनिंग है, एक मीनिंग क्या करेगा, एक मीनिंग, मीनिंग वन है, मीनिंग वन क्या करेगा, मीनिंग वन जो है ये मिस्चिफ को बढ़ाएगा और रेमेडी को कम करेगा। ठीक है, और जो मीनिंग टू है ये क्या करेगा, ये मिस्चिफ को कम करेगा और रेमेडी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो देखो अब सीधा है, आप बताओ आप कौन सा यहां पे इंटरप्रिटेशन उठाओगे। तो जाहिर सी बात है आप वो इंटरप्रिटेशन उठाओगे जो गड़बड़ को कम करेगा और रेमेडी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अच्छे से लिखना चाहिए, मैंने थोड़ा गंदे लैंग्वेज में लिखा, बट मैं इसको अच्छे से बता देता हूं आपको, जगह है तो जगह पे मैं आपको अलग से बता देता हूं। ठीक है, तो एक मीनिंग क्या निकल रहा है, आप अपने हिसाब से अच्छे से लिखें। तो फर्स्ट मीनिंग जो है वो मिस्चिफ को बढ़ा रहा है, यानी गड़बड़ को बढ़ा रहा है, और रेमेडी को कम कर रहा है। उपाय जो था वो उसको कम कर रहा है, उसको ज्यादा भाव नहीं दिए जा रहे। फिर सेकंड मीनिंग क्या है, सेकंड मीनिंग ये बोलता है कि वो मिस्चिफ को कम कर रहा है। तो सेकंड अर्थ अगर आप निकालते हैं तो उससे गड़बड़ कम होगी, और जो रेमेडी है वो एडवांस होगी, एडवांस होगी यानी वो बढ़ेगी, रेमेडी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है आप कौन सा मीनिंग उठाओगे, तो आप खुद ही देख सकते हैं जो गड़बड़ कम करने के लिए लाया है, क्योंकि कानून क्यों बनाया जाता है, गड़बड़ कम करने के लिए। तो यहां पे कौन सा मीनिंग आप उठाओगे, तो जाहिर सी बात है आप सेकेंड मीनिंग यहां पे उठाओगे। ठीक है, तो सेकेंड मीनिंग जो है ये उठाया जाएगा और फर्स्ट मीनिंग नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये मेन चीज बताई गई है। ठीक है, तो आपको चार क्वेश्चन पूछना है, ये एक्ट आने के पहले कानून क्या था, लॉ क्या था, फिर पुराने कानून में क्या डिफेक्ट था, ये एक्ट में रेमेडी क्या बताई गई है, और वो रेमेडी का रीजन क्या है। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन पूछते हुए आपको आंसर देना है। आंसर कैसा होना चाहिए, आंसर होना चाहिए द रूल देन डायरेक्ट्स द कोर्ट, डायरेक्ट्स दैट द कोर्ट
must adopt that construction which shall suppress the mischief को कम करे and advance the remedy को बढ़ाए, ठीक है, गड़बड़ को कम करे और रेमेडी उपाय को बढ़ाए, ठीक है। तो ये रूल बोलता है, तो आपको ये लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है आपको, चारों क्वेश्चन भी लिखना है आपको। पहली चीज ये कब लगता है, व्हेन देयर आर मोर देन वन इंटरप्रिटेशन पॉसिबल, अगर एक ही इंटरप्रिटेशन है तो ये रूल लगता ही नहीं। फिर आपका लिटरल कंस्ट्रक्शन लगता है, उससे फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। एक से ज्यादा मीनिंग पॉसिबल है तब ये रूल आप लगा सकते हैं, और ये रूल लगाते हैं तो आपको सबसे पहले 4 क्वेश्चन पूछना है कि ये एक्ट आने के पहले कानून क्या बोलता था, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या गड़बड़ थी पुराने कानून में, व्हाट वाज द डिफेक्ट, व्हाट वाज द मिसचिफ, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिसचिफ रूल। मिसचिफ रूल क्यों, क्योंकि कुछ गड़बड़ थी पुराने इसमें, ठीक है। फिर व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज प्रोवाइडेड एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द रेमेडी, और इसीलिए इसको पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। व्हाट वाज द पर्पस, क्या रीजन था, ठीक है। तो पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, हिडन्स रूल, ये सब एक ही चीज के नाम है, ठीक है। तो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, बेनिफिट देना चाहिए, बेनिफिट बढ़े और गड़बड़ कम हो, ठीक है। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, मिसचिफ रूल, तो ये सब नाम इसके आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर देयरफॉर इन अ केस वेयर द यूजुअल मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज फॉल्स शॉर्ट, अगर यूजुअल मीनिंग जो है वो कम निकलता है, ठीक है, ऑफ द होल ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, कानून बनाया क्यों था, उसका मेन जो इंटेंशन था, मेन जो उसका रीजन था, वो कम निकलता है, यानी एक्चुअल में एक्ट में कम डिफाइन किया है, तो भी आप उसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है। of the whole object of the legislature, a more extended meaning may be attributed to the words provided they are fairly susceptible of it. Susceptible यानी निकाला जा सके, ऐसा नहीं कि कुछ भी मीनिंग निकाल रहा है, susceptible निकाला जा सकना चाहिए, capable होना चाहिए, तो susceptible का मतलब है capable, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से अपन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको गारंटी दिया हूं, बोला भी हूं कि इतना अच्छा आपको कोई बताते हुए नहीं मिलेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये ईगो नहीं बोलते इसको, तो ईगो नहीं है, ये एक्चुअल में है। बहुत सारे लोग कुछ भी बता देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, तो आपको एक्चुअल नॉलेज मिल रहा है, तो इसलिए मैं रटाऊंगा नहीं। बहुत सारे क्लासेस में आप देखोगे सीधा सीधा रटा दिया जाता है, ये रट लो और ये आंसर लिख देना, तो ऐसा नहीं, समझो उसको। तो अभी तो मैंने ये 4 चीज बताया, समझा के बताया, लेकिन इसको एग्जाम्पल के हिसाब से, केस स्टडीज के हिसाब से, केस लॉज के हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे केस लॉज आपको इंस्टीट्यूट ने इसमें दिया हुआ है, जो कि बहुत सारे लोग इसको डिस्कार्ड ही कर देते कि केस लॉ वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको इग्नोर कर देते, तो ऐसा नहीं है, केस लॉ पढ़ेंगे अपन, उससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको ये रूल, ठीक है। तो देखो फिर, if however the circumstances show that the language in the act is used in a larger sense than its ordinary meaning, तो larger meaning देना है, तो वही है, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये भी वही बोल रही है कि अगर शॉर्ट निकल रहा है मीनिंग तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। वैसे ही language in the act is used in a larger sense than its ordinary meaning, that sense may be given to it, यानी wider meaning दिया जा सकता है, ठीक है। if the object of the statute is public safety, ये सब वर्ड्स आपको समझना है, तो वाइडर मीनिंग दिया जा सकता है, ज्यादा ब्रॉडर मीनिंग दिया जा सकता है, ठीक है। अगर पब्लिक सेफ्टी है देन इट्स वर्किंग मस्ट बी इंटरप्रेटेड वाइडली, वाइड मीनिंग दो, ठीक है। तो वाइड, जितना वाइड हो सके उतना वाइड मीनिंग दो अगर पब्लिक सेफ्टी है तो। लेकिन ये भी आप अपने मन से नहीं, आप देखोगे कि आपका कानून का एम क्या था, ठीक है। Thus the legislature having intended while passing the Workmen's Compensation Act, अब ये मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, वर्कमेन्स कंपेंसेशन एक्ट। तो वर्कमेन्स कंपेंसेशन एक्ट किसके लिए होता है, तो वर्कमैन के साथ अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, जैसे उसका नुकसान हो गया है, टर्मिनेशन हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, उसके हाथ पैर कट गए, ऐसा कुछ अगर एक्ट हो गया, जैसे समझो एक वर्कमैन है, वो गन्ने की फैक्ट्री में काम करता था, गन्ना डालते डालते उसने हाथ डाल दिया, तो लाल लाल गन्ने का रस आ गया तो खैर ऐसा कुछ हुआ है, तो यहाँ पे अब उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो वर्कमेन्स कंपेंसेशन एक्ट क्या बात करता है, वर्कमैन को कंपेंसेशन मिलना चाहिए। इसके पहले कानून क्या रहा होगा, आप अगर सोच के देखते हैं तो कानून पहले क्या बोलता रहा होगा, तो कानून ये बोलता रहा होगा, कानून में कुछ नहीं लिखा होगा कि भाई वर्कमैन को कंपेंसेशन मिलता है नहीं मिलता, तो कोई कानून नहीं था, यानी लोग कंपेंसेट नहीं करते रहे होंगे, दिस इज द डिफेक्ट। अब पहले आपको समझ गया डिफेक्ट क्या है, ठीक है। तो डिफेक्ट ये है कि लोग कंपेंसेट नहीं करते होंगे, गया उसका हाथ तो उसको निकाल दिए, दूसरे को रख लिए, तो ये हो गया डिफेक्ट, गड़बड़ थी। लेकिन लॉ लाया गया और बोला गया वर्कमैन को कंपेंसेट करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं तो,
ठीक है, तो एग्जाम्पल है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं बता रहा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका एम क्या है? इसका एम है जो वर्कमैन है उनको फायदा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे वर्डिंग्स क्या यूज की गई थी इन दी लॉ। तो while passing the Workmen's Compensation Act 1923 that every workman in the prescribed trade should be entitled to compensation। अब ये prescribed trade में compensation देना चाहिए। It was held that the act ought to be construed, act should be construed as far as possible, जहां तक के हो सके। तो prescribed trade को आप बहुत ज्यादा वाइड मीनिंग दोगे, जितने ज्यादा एम्प्लॉयज इसमें कवर होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे एम क्या है एक्ट का। तो देखो मैं चारों क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन, कानून क्या था ये एक्ट बनने के पहले? तो कानून ये था कि कोई कानून था ही नहीं, मीन्स यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर कंपेंसेट नहीं करता था। ठीक है, व्हाट वाज द मिसचिफ? तो यही मिसचिफ था कि पुराने इसमें कुछ ऐसा कानून नहीं था। फिर व्हाट वाज द रेमेडी? रेमेडी ये थी कि अब कंपेंसेट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर रेमेडी? ताकि जो एम्प्लॉयज है उनका फायदा हो। तो आपका ये एम्प्लॉयज के फायदे के लिए है, ये पब्लिक के सेफ्टी के लिए है। तो जैसे यहां भी दिया है पब्लिक सेफ्टी, तो इसका मेन मकसद क्या होना चाहिए? जितने ज्यादा एम्प्लॉयज इसमें कवर हो सकते हैं उतने होना चाहिए। तो जितने ज्यादा एम्प्लॉयज कवर होंगे उतनी रेमेडी एडवांस होगी और उतना मिसचिफ जो है वो सप्रेस होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आती है इस एक एग्जाम्पल से, इस एक केस लॉ से। एक और एग्जाम्पल दिया गया है आपको, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझा के जरूर दे देता हूं। तो आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल जो है ये वर्कमेन्स कंपेंसेशन, ये वर्ड्स आप लिखोगे, आपको ये समझ गया है और आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है अगर आप समझ जाते हैं तो, इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं समझ समझ के आगे बढ़ो। एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल है प्राइस कंपटीशन एक्ट का। प्राइस कंपटीशन एक्ट सेक्शन 2D डिफाइन करता है प्राइस कंपटीशन का क्या मतलब है। अब इसमें क्या हुआ था, ये केस लॉ जो लोगों ने मेरे से फाउंडेशन पढ़े हैं उनको भी मैंने बताया हूं, चमार बंग वाला एक केस था, तो आरएमडी चमार बंग वाला, तो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनने सरकार के विरुद्ध इन्होंने केस किए थे, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां क्यों हुआ था ये? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, तो 19(1)(g है, खास तौर पे स्पेसिफिक अगर बोलो तो आर्टिकल 19(1)(g में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो ट्रेड कर सकता है। उसके पास जो भी स्किल्स है, जो भी उसको चीज आती है, जो भी उसके पास स्किल्स है, टैलेंट है, वो उसको प्रदर्शन करके पैसा कमा सकता है, जीविका कमा सकता है। ठीक है, अनलेस इट इज इलीगल, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल चीजें कर सकता है। दूसरा, इसमें आर्टिकल 19 में एक सिक्स पॉइंट है। सिक्स पॉइंट में क्या बताया गया है? सिक्स पॉइंट में बताया गया है कि कहीं कहीं सरकार रोक सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग वगैरह के नेचर की चीजें, तो वहां पे सरकार रोक सकती है, तो गैम्बलिंग वगैरह रोकी जा सकती है। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते, तो ऐसा आर्टिकल 19(6) में बताया। तो 19(1)(g) ये एक हो गया, और 19(6) बोलता है कि कहीं कहीं रोक सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग, गैम्बलिंग नहीं कर सकते, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है लेकिन गैम्बलिंग वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, अब लोग फिर भी गैम्बलिंग वगैरह करते थे, गड़बड़ करते थे, इसीलिए लाया गया एक प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट। प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट क्या बोलता है? 1000 रुपए के ऊपर का अगर प्राइस है तो वहां पे प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट लग जाता है, और प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट बोलता है कि आप वो नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई गैम्बलिंग नेचर का या ऐसा कोई प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये गैम्बलिंग को रोकने के लिए लाया गया था कि गैम्बलिंग के नेचर की चीजें नहीं होना चाहिए। अब इसमें दिक्कत क्या आई? कुछ लोग थे जो गैम्बलिंग नहीं करते थे, जो एक्चुअल में गेम ऑफ स्किल्स चलाते थे। गेम ऑफ स्किल्स का क्या मतलब है? तो गेम ऑफ स्किल्स का मतलब है जैसे पिक्चर पजल्स। तो पिक्चर पजल होता है, आप देखते हैं टीवी में आता है कि एक किसी की आंखें लगा दिए, सलमान खान की आंखें लगा दिए, दीपिका के होंठ लगा दिए, और ऐसे अलग अलग चीजों को मिक्स कर दिया और बोले ये 5 लोगों को पहचानो। क्या ये गैम्बलिंग के नेचर का है? तो नहीं, इसमें तो स्किल्स इन्वॉल्व है। वैसे ही क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह टाइप की चीजें हो जाती है, पिक्चर पजल्स हो जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति हो जाता है, तो क्या ये भी गैम्बलिंग के नेचर का है? तो क्या इस पे भी प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट लगेगा? तो यहाँ पे हुआ झगड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, जो एक व्यक्ति था जो ट्रेड करता था, डील करता था इस प्रकार की कॉम्पिटिशंस में, और उसका बोलना था मेरी कॉम्पिटिशंस तो डिग्री ऑफ स्किल्स पे बेस होती है,
यानी स्किल जिसके पास है वो जीत सकता है। तो मैं तो गैम्बलिंग नहीं कर रहा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। और तुम्हारा जो प्राइस कंपटीशन एक्ट है ये मेरे को रोक रहा है ये चीज करने से। और प्राइस कंपटीशन एक्ट अगर मेरे को रोकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप ये कर सकते हैं, इफ इट इज नॉट इलीगल तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा प्राइस कंपटीशन एक्ट तो मेरे को रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ यह है कि गैम्बलिंग होती है। तो गैम्बलिंग को रोकने के लिए क्या किया गया, लाया गया प्राइस कंपटीशन एक्ट। अब प्राइस कंपटीशन एक्ट तो ला लिया, तो आपका क्वेश्चन वही है कि पहले क्या था, पहले गड़बड़ ये थी कि गैम्बलिंग होती थी। एक्ट क्यों लाया गया, एक्ट लाया गया था गैम्बलिंग को रोकने के लिए। ठीक है, बट इसमें डेफिनेशन जो दी गई है, सेक्शन 2D जब डिफाइन करता है तो प्राइस कंपटीशन को डिफाइन किया था एज एनी कंपटीशन इन विच प्राइसेस आर ऑफर्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ पजल based upon building up arrangements, combinations, permutations of letters, words और figures। अब यहां पे कहीं ऐसा लिखा नहीं है गैम्बलिंग के नेचर का है। यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया बिल्डिंग अप एग्रीमेंट्स वगैरह, कॉम्पिटिशंस, परमिटेशंस, ये सब चीजों को लगेगा। यानी परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब है, वो चांस का एक खेल हो जाता है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन यानी क्या है, चांस है। आप डाइस रोल कर रहे हैं, 6 आ गया तो आपको पैसे मिलेंगे, तो ये क्या हो गया, ये गेम ऑफ चांस हो गया। तो ये मेन एम क्या है इसका, इसका एम है गेम ऑफ चांस के लिए, यानी ये सिर्फ गैम्बलिंग वगैरह को रोकने के लिए लाया है। तो ये सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ स्किल्स जहां पे इन्वॉल्व है वहां नहीं लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्लियर नहीं था, तो यहाँ पे रूल लगाया गया हिडन्स रूल। यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्राइस कॉम्पिटिशंस एक्ट है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गैम्बलिंग के नेचर की चीजें रोकना। तो ये कभी भी इसके लिए नहीं बनाया गया था कि कोई एक अगर गेम ऑफ स्किल चला रहा है तो उसको भी रोका जाए, जैसे रेसलिंग कॉम्पिटिशन है वो गेम ऑफ स्किल्स है, उसको रोकने के लिए नहीं बनाया गया। तो देखो क्वेश्चंस अगर आप लाइन से पूछते हैं तो 4 क्वेश्चन थे। लॉ क्या था इसके पहले, तो इसके पहले था कि लोग कुछ भी करते रहते थे, गैम्बलिंग भी करते थे, प्राइस कंपटीशन कैसे भी निकालते थे। फिर व्हाट वाज द मिस्चिफ और डिफेक्ट दैट द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, तो लॉ में ऐसा नहीं था कि भाई गैम्बलिंग रोकी जा सके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट रोक सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं कानून नहीं था कि रोका जा सके। फिर एक्ट क्यों लाया, गैम्बलिंग को रोकने के लिए। ठीक है, तो एक्ट में क्या रेमेडी है, एक्ट में बताया कि 1000 रुपए के ऊपर वगैरह प्राइस वगैरह है तो आप उसको रोकोगे, वो नहीं किया जा सकता। फिर रीजन क्या था, रीजन था गैम्बलिंग रोकना। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आंसर में क्या दोगे, तो आंसर में आपको ऐसा आंसर देना है जो मिस्चिफ को कम करे और रेमेडी को बढ़ाए। तो बताओ रेमेडी कब बढ़ेगी, जब उस व्यक्ति को जो एक गेम ऑफ स्किल चला रहा है उसको फायदा हो। ठीक है, तो जब गेम ऑफ स्किल चलाने वाले को फायदा होगा, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में आजादी देता है तो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट उसको नहीं लगना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यही रूल लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट उसको नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ स्किल्स आर इन्वॉल्व। द मेन इंटेंशन ऑफ प्राइस कंपटीशन एक्ट इज, क्या है उसका इंटेंशन, गैम्बलिंग को रोकना। ठीक है, तो ये बोला गया था क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट की जो डेफिनेशन है उसमें ऐसा नहीं बोला है, वहां बिल्डिंग अप अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन सब गिन लिया उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिफाइन करना, दो मीनिंग पॉसिबल है। एक मीनिंग कि क्या इसमें स्किल्स वाली चीज भी कवर होगी, दूसरी क्या स्किल्स वाली चीज कवर नहीं होगी। तो आप ये 4 क्वेश्चन पूछोगे और ऐसा आंसर दोगे जो कि रेमेडी को एडवांस करे और मिसचिफ को सप्रेस करे। ठीक है, तो ऐसा है, तो वही दिया है द सुप्रीम कोर्ट, द इशू इज वेदर एक्ट अप्लाइज टू कॉम्पिटिशंस व्हिच इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्किल्स। तो जहां स्किल्स इन्वॉल्व है, टैलेंट इन्वॉल्व है, क्या वहां भी ये लगेगा, एंड नॉट इन द नेचर ऑफ गैम्बलिंग। द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रेफरिंग टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ लॉ, तो प्रीवियस स्टेट क्या था, तो गैम्बलिंग को रोकना चाहते थे आप, पहले गैम्बलिंग वगैरह सब चलती थी, stated that having regard to the history of the legislation, the declared object thereof, and the wordings of the statute, we are of the opinion that competitions which are sought to be controlled and regulated by the act are only those competitions on which success does not depend on substantial degree of skill। यानी जहां पे स्किल नहीं है वो चीज को हम प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट लगाएंगे, जहां पे स्किल्स इन्वॉल्व है वहां पे प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया केस लॉज आपको देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ही मस्त मस्त केस लॉज है, आप अगर इनको पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं, एक पॉइंट और बचा है वो भी देख लेते हैं। पहली चीज
ये तब लगता है जब एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। आप ये नोट डाउन करते जाएं, ठीक है, तो आप पॉज करके कर सकते हैं। तो ये तब लगता है जब एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। दूसरी चीज, आप इसमें क्या करोगे, तो चार सवाल पूछोगे। व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट, what was the mischief or defect which the law did not provide, what was the remedy provided in the act, and what was the reason for the remedy। ये चार सवाल पूछने के बाद आप ऐसा उसका उत्तर दोगे, ऐसा आप उसका आंसर दोगे विच विल एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिस्चिफ। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये वर्ड आगे आएगा, बहुत बार पहले भी आया, मैंने बोला था ये आगे आएगा, ठीक है, और मैं जो बोलता हूँ आगे आएगा वो आगे आता है। तो ऐसा है। हाँ, तो ऐसा है। फिर इसके बाद दो केस मैंने बता दिया आपको। एक वर्कमेंस कंपेंसेशन, तो उसमें हर प्रकार के वर्कमेन ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके, ये बोला था। और दूसरा, जब प्राइस कॉम्पिटिशंस एक्ट बनाया गया था तब कुछ लोगों ने बोला कि प्राइस कॉम्पिटिशंस एक्ट तो हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड को रोक रहा है, हमारी जो आजादी है बिजनेस करने की उसको रोक रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि नहीं, ये जो प्राइस कॉम्पिटिशंस एक्ट है ये उनको लगेगा जो गैम्बलिंग नेचर के काम कर रहे हैं, जो स्किल्स पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं, जो सट्टे के लिए नेचर के काम कर रहे हैं, या फिर जो चांस पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्राइस कॉम्पिटिशंस एक्ट लगेगा। जो गेम ऑफ चांस नहीं है बट गेम ऑफ स्किल्स है, उनको प्राइस कॉम्पिटिशंस एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसा है। आखिरी लाइन, द करेक्ट प्रिंसिपल इज दैट आफ्टर द वर्ड्स हैव बीन construed in their context and it is found that the language is capable of bearing only one construction। तो ये ऑलरेडी पता है आपको, अगर लैंग्वेज क्लियर है, प्लेन है, तो ऐसे केस में एक ही अगर मीनिंग निकल रहा है तो आप कौन सा रूल लगाओगे, तो आप लगाओगे लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल। ठीक है, तो वहां पे ये रूल नहीं लगता, ये रूल वैनिश हो जाएगा और क्या लगेगा, तो लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो जब एक मीनिंग है तो वही लगेगा, फिर वो कुछ भी हो। ठीक है, फिर वो इवन मिस्चिफ को अगर बढ़ाएगा तो भी, तो ये मैंने आपको बता चुका था, मिस्चिफ बढ़ती भी होगी तो भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो अगर एक ही मीनिंग है तो ये रूल नहीं लगेगा, ये रूल तभी लगेगा जब एक से ज्यादा मीनिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो ये दिया गया है। तो the correct principle is that after the words have been construed in their context and it is found that language is capable of bearing only one construction, the rule in Haydn's case ceases यानी खत्म हो जाता है to be controlling and gives way to the plain meaning rule, यानी literal construction लगेगा। ठीक है, तो ऐसा है। ये था आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फोर्थ नंबर का रूल, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, या इसको हेडन्स रूल भी बोलते हैं, या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, या इवन मिस्चिफ रूल भी बोलते हैं। फिर रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन जो है ये अपन अगले लेक्चर में देखते हैं। और इसके बाद एक और आखिरी रूल बचा रहेगा, जो प्राइमरी रूल है उसमें सिक्स्थ रूल जो आखिरी रूल रहेगा। बट पहले आपको रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन देखना है, जिसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा रूल है, एक्सेप्शनल केसेस, तो देखेंगे अपन। चलिए, तो आप पढ़ते रहिए, कोई भी अगर डाउट जाता है, कोई दिक्कत जाती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स वगैरह में। और कोई भी प्रॉब्लम है तो हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई भी चीज रटना नहीं, समझो और समझ समझ के आगे बढ़ो। चलिए, थैंक यू।